Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अभी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सृष्टि श्रेया मौत केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। सृष्टि के डॉक्टर पति अभिजीत समेत उसके ससुराल वाले अपना घर छोड़कर फरार हो गए। पटना में 3 जुलाई को सृष्टि श्रेया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उसके पति अभिजीत बेगूसराय में डॉक्टर हैं। अभिजीत के घर वालों ने सृष्टि के घर वालों को बताया कि सृष्टि ने खुदकुशी की, लेकिन जब सृष्टि के घर वाले अस्पताल पहुंचे तो सृष्टि के शरीर पर सिगरेट से जलाए जाने का जख्म दिखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर मारे जाने और जख्म की पुष्टि हुई है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन उससे पहले ही जो ससुराल वाले हैं वो घर छोड़कर भाग गए हैं। सृष्टि की मां का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती, उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। सृष्टि के घर वालों का यह भी आरोप है कि अभिजीत का नर्स से अफेयर था, इसलिए उनकी बेटी की अभिजीत ने हत्या की। आत्महत्या की खबर आई 3 जुलाई को, आप लोग को क्या लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है? क्यों ऐसा लग रहा है? मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। मेरी बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी, पटना विमेंस कॉलेज की प्रोडक्ट रह चुकी है और बहुत ही समझदार बच्ची। वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको 3 बच्चे हैं, वो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकती है। उसको इन लोग मारा है सब मिल करके। डॉक्टर अभिजीत सिन्हा जो उसका पति है, वही है सबसे बड़ा क्रिमिनल। वही मारा है मेरी बेटी को। क्यों ऐसा लग रहा है कि उसने मारा है? क्योंकि वो उस वक्त वहाँ था, वो कहीं नहीं था, घर पे था। क्योंकि हमसे बात हुई है 12 बजे सृष्टि से, तो बोली है, सामान्य रूप से बात हुई है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ क्या कारण था नहीं बता सकते। उसको भी नहीं पता था कि उसका पति उसको मार देगा। क्या पहले भी इस तरह की कोई बातें थी जिससे आप लोगों को लग रहा है कि पति ने मार दिया? पहले भी इस तरह की बातें हुई थी। हम पुलिस हेडक्वार्टर में गए थे, वहाँ पर इसको लेकर के, सृष्टि को लेकर के। हो लगता है 3-4 साल पहले की बात है। नहीं, उसके ससुर जीवित थे, कोविड के पहले की बात है। तो उस समय उसके ससुर जीवित थे, तो हम लोग गए तो उल्टा पुलिस वाले हम ही लोग को समझाए कि देखिए समझौता करने में फ़ायदा है। मारा था उसको, तब हम लोग वहाँ गए थे। तो बोले क्या कि समझौता करने में फ़ायदा है। इन लोग का तो बहुतों केस यहाँ आए दिन आते रहता है। और अब बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की, जहां जगह जगह शोभा यात्रा निकालने की तैयारी श्रद्धालु कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकलने वाली है। ब्रजमंडल यात्रा से पहले नूह में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। और ये फोर्स की तैनाती इस वजह से की गई है क्योंकि 2 साल पहले नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। यही वजह है कि प्रशासन अब इस यात्रा को लेकर पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। अरावली पहाड़ी पर भी पुलिस की तैनाती है, क्योंकि 2 साल पहले यहीं से हमला किया गया था। अब से थोड़ी ही देर बाद जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होगी, जो फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर होते हुए पुनहाना के श्रृंगेश्वर मंदिर तक जाएगी। 80 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त भी शामिल होंगे। नल्हड़ महादेव मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और थोड़ी ही देर में नल्हड़ महादेव मंदिर से ये जो यात्रा है, जो तकरीबन 80 किलोमीटर की होगी, वो यात्रा शुरू होगी। नूह में ब्रजमंडल यात्रा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। 24 घंटे के लिए नूह में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ SMS सेवा को भी बंद कर दिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नूह के हर एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग का काम भी जारी है। जिनका कि इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने इस प्रकार की यात्रा या अन्य इस प्रकार की किसी भी धार्मिक जो कार्यक्रम रहे हैं, उनमें जो है खलल डालने की कोशिश करी है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो चाहे फिजिकली, उन सभी को जो है पाबंद किया जा रहा है कि वो इस यात्रा में भाग नहीं ले सकते हैं। और जिनकी जो स्थिति है कोर्ट के निर्देश अनुसार
उनकी पालना करते हुए जो है हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो कि यात्रा में खलल डाल सकते हैं या भड़काऊ जो है भाषण देते हैं या भड़काऊ जो है इस प्रकार की स्पीच देते हैं या इसके साथ साथ जो लोग इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे उन्नू ज़िले के हों चाहे बाहर के हों, सभी लोगों को हम पाबंद करेंगे उनको। और यदि उनमें फिर भी देखने में आता है कि कोई जो है पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की पालना नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी नूह कार्रवाई की बात कह रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अभय पराशर नूह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, 2 साल पहले जैसे हालात ना दोहराए जाएं, इसको लेकर प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं हैं और कितनी देर में ये यात्रा शुरू होने वाली है? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की व्यवस्थाएं की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त नल्हड़ मंदिर पर हम मौजूद हैं और पुलिस बल जगह जगह यहां पर लगा हुआ है और सबसे अहम बात यह है कि जो पेट्रोलिंग मंदिर के आसपास है उससे ज्यादा जो ऊपर ये पहाड़ियां आपको दिख रही हैं, पहाड़ियों पर लगातार पुलिसकर्मी अलग अलग लोकेशंस पर ड्रोन के जरिए और खुद फुट पेट्रोलिंग के जरिए पहाड़ियों पर भी नजर रख रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ऊपर से ही फायरिंग हुई थी 2 साल पहले। हालांकि अगर हम इस बार की बात करें तो पिछली बार भी हालात सामान्य रहे थे और अभी भी, क्योंकि नूह में एंट्री करने वाले जितने बॉर्डर्स हैं और मंदिर के आसपास के जितने चौक हैं वहां पर पुलिस की कई कंपनीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई कंपनीज लगी हुई हैं, बैरिगेटिंग है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है। पहले ही प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों को अलर्ट किया था, एक बातचीत हुई थी। ये जो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा है ये आज 12:15 बजे करीब यहां से निकलेगी और फिलहाल जो आसपास के लोकल लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। और नल्हड़ जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कौरव पांडव के जमाने का ये मंदिर है, इसीलिए इसकी काफी ज्यादा मान्यता है। जल चढ़ा के लोग बाहर आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर में ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जब वो इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद यहां से ये ब्रजमंडल यात्रा 12:15 बजे शुरू होगी, जिसमें अपने अपने वाहनों से, बसों से, गाड़ियों से ये यात्रा निकलेगी और तकरीबन 100 किलोमीटर का ये पूरा रूट है जिसमें नल्हड़ महादेव मंदिर जो कि नूह में पड़ता है, उसके बाद यहाँ से जीकर एक जगह है वहां पर एक और शिव मंदिर है, वहां पर ये यात्रा जाएगी और वहां से श्रृंगार मंदिर पहुंचेगी। तो लगभग 4-4:30 बजे के आस तक ये पूरी यात्रा जो है चलेगी और इसके साथ पुलिस की पेट्रोलिंग भी मौजूद रहेगी ताकि रास्ते में किसी तरीके का विवाद ना हो। कुछ लोग हैं जो अभी जल चढ़ाकर आए हैं। जल चढ़ा दिया आपने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराम यादव। जल चढ़ा दिया? हाँ जी। तो आज पहला सावन का सोमवार है, अब थोड़ी देर में यहाँ से ब्रजमंडल यात्रा निकलेगी। अभी कैसे हालात हैं, क्योंकि 2 साल पहले जिस तरह की तनाव हुआ था, हिंसा हुई थी? नहीं, पहले का वाला जो माहौल है वो अब नहीं है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और कानून की व्यवस्था की वजह से ही लोग बाग को यहाँ आना शुरू हुआ है। ठीक है, अब पहले वाला माहौल नहीं है, जो डर था पब्लिक में वो नहीं है। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है अपने हिंदुत्व के लिए। लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पे। पूरी तैयारी कर ली है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, पहाड़ियों पर पुलिस की तैनाती है, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, इसलिए लोगों में संतुष्टि है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापता छात्रा का शव यमुना नदी से बरामद हुआ है। त्रिपुरा की रहने वाली 19 वर्षीय स्नेहा नाम की ये छात्रा पिछले 6 दिन से लापता थी। उसका शव गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से बरामद हुआ। स्नेहा 7 जुलाई से लापता थी। त्रिपुरा के सीएम ने स्नेहा के गायब होने पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस से कार्रवाई के लिए कहा था। महरौली थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक स्नेहा ने हाथ से लिखा नोट छोड़ा था जिसमें उसने यमुना नदी पर बने सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर जान देने की बात कही थी और अब उसका शव बरामद किया गया है। अभी एक बड़ी खबर भुवनेश्वर से भी आ रही है, जहां फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर लिया। छात्रा के शरीर का 95% हिस्सा जल चुका है। छात्रा के इलाज के लिए 10 डॉक्टर्स की टीम लगी है। हालत गंभीर है। छात्रा को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स में ले जाया जा सकता है। छात्रा के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है। बताया जा रहा है कि एचओडी के उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने आत्मदाह की कोशिश की है। छात्रा के परिवार का कहना है कि पिछले कई महीनों से उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था और उसको कॉलेज में ये सब मजबूर किया जा रहा था। उसने इसके खिलाफ कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई न होने से वो परेशान थी, जिसके बाद उसने खुद को आग लगाने का कदम उठाया।